स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में अपन ने किया था भी किस तरह से रेडियस रेशो कैलकुलेट किया जाता है। और अगर आपको क्वेश्चंस में रेडियस रेशो आ जाए तो उस आप कोऑर्डिनेशन नंबर किस तरह से बताओगे। तो बेटा उसी चीज़ को मैंने जैसे आपको कहा था भी हम एक टेबल ड्रा करेंगे और उस टेबल के द्वारा हम उस कोऑर्डिनेशन नंबर को बताएंगे। तो ये जैसे एक हमारे पास बेटे टेबल है, इस टेबल में हमने 4 बेटे रीडिंग्स ली हैं। फर्स्ट देखिए, जैसे कल आपने लिखा था भी जो हमारे पास रेडियस रेशो है किसके लिए, ट्रायंगुलर फॉर्म के लिए। तो ट्रायंगुलर में जो रेडियस रेशो था वो आपका आया था 0.225। तो बेटा जो 0.225 आया था या इससे कम आता है तो हमें याद रखना है भी उसके लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 2 रहेगा या 3 रहेगा। इसके बाद अगर आपसे कहा जाए भी इसकी शेप कैसी है तो शेप बेटे आपने इसमें रखनी है लीनियर या आप इसके अंदर क्या कहोगे, ट्रायंगुलर। सेकंड बेटा इसके बाद आ जाती है बात क्रिस्टल स्ट्रक्चर की। जो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो भी शेप की तरह ही होगा, कैसा, लीनियर और ट्रायंगुलर। इसके लिए जो हम एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल में आप लोगे B2O3 डाई बोरोन ट्राई ऑक्साइड। सेकंड आ जाता है बेटा जब हम करते हैं रेडियस रेशो निकालते हैं और उसकी वैल्यू 0.225 से 0.414 के बीच में आती है तो उसके लिए बेटा जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा आपका वो रहेगा 4। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो आपको पता ही है भी जो शेप होती है बेटे वो कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। और जो टेट्राहेड्रल है उसके लिए जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है अपना वो कैसा रहेगा, जिंक सल्फाइड टाइप। इसके लिए जो एग्जांपल है वो आपके रहेंगे कॉपर क्लोराइड, या आप ले सकते हो इसमें और भी एग्जांपल। फिर थर्ड पॉइंट बेटे आपका आ जाता है जब रेडियस रेशो 0.414 से 0.732 के बीच में आएगा तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है बेटा वो कितना रहेगा, 6 रहेगा। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो शेप कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल। और जब बेटा शेप ऑक्टाहेड्रल है तो इसकी जो स्ट्रक्चर है हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर वो सोडियम क्लोराइड टाइप में आएगी आपके पास। और जब सोडियम क्लोराइड टाइप में है तो इसका जो एग्जांपल है वो हम लेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। लास्ट पॉइंट आ जाता है कि अगर रेडियस रेशो 0.732 या उससे ज्यादा आता है तो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 8। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है उसमें जो शेप है वो रहेगी बेटे क्यूब टाइप में। और जब वो क्यूब टाइप में रहेगी तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होगा, सीजियम क्लोराइड टाइप में। और जब इसका सीजियम क्लोराइड टाइप में स्ट्रक्चर है बेटा तो आप जो एग्जांपल ले सकते हो वो सीजियम ब्रोमाइड भी ले सकते हो इसके अंदर। तो ये हमारी टेबल थी जिसके अंदर हमने बताया भी अगर रेडियस रेशो आ जाए तो उसके द्वारा आप किस प्रकार से जो है कोऑर्डिनेशन नंबर बता पाओगे। जो बेटा रेडियस रेशो था उसके बाद जो अपना अगला पॉइंट आता है वो है बेटे रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स, ठीक है बेटा। और जो हमारे पास यूनिट सेल है जो उसकी एज लेंथ होती है, जैसे हमने ये एक डायग्राम देखिए ड्रा किया। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं भी आप कोई भी एज ले लीजिए, उसकी जो एज लेंथ है वो हमने लेनी है a। और जो बेटा आप ये स्फीयर देख रहे हैं इस स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना है, r। तो इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है हमें वो बताना है, क्योंकि जो आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे उन न्यूमेरिकल में जो रिलेशनशिप है बिटवीन एज लेंथ a एंड जो रेडियस ऑफ स्फीयर है उसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो फर्स्ट जैसे आप देख रहे हैं अभी ये एक सिंपल यूनिट सेल है। सिंपल यूनिट सेल का मतलब जिसमें जो हमारे एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स है वो सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। तो इसके लिए जो रिलेशनशिप रहेगा किसके बीच में, एज लेंथ और रेडियस के बीच में बेटा वो क्या रहेगा, देखिए फर्स्ट है बेटा आपका सिंपल यूनिट सेल इज इक्वल टू a इक्वल टू 2r। तो जो सिंपल यूनिट सेल है उसके लिए बेटे जो हमारा फार्मूला रहेगा a इक्वल टू 2r। अब आप सोचेंगे भी ये क्यों लिया, क्योंकि बेटे आप कोई भी स्फीयर लेते हो तो उसका देखो रेडियस हम इतना ये ले रहे हैं, कितना है r। और जब ये डबल होगा तो हम इसको किसके बराबर मानेंगे, 2r के। आप यहां देख रहे हैं भी ये जो स्फीयर है इन एजेस को आपस में क्या कर रहा है, टच कर रहा है। और कोई भी आप एक ट्रायंगल बनाओगे उसके अंदर a की वैल्यू 2r के बराबर रहेगी। फिर जब सेकंड पॉइंट बेटे आप लोगे, सेकंड पॉइंट जो आपका आएगा वो है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड का मतलब भी जो ये आपके फेसेस हैं, अब यहां पर भी क्या है, एटम्स प्रेजेंट हैं।
तो जब बेटे कॉर्नर पे भी है और फेसिस पे भी आपके एटम प्रेजेंट है, तो जो उसका रिलेशनशिप रहेगा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल इज इक्वल टू बेटे जो आपका रहेगा A इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2 R के बराबर। तो ये किसके लिए आएगा? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए। तीसरा बेटे आपका जो पॉइंट आएगा वो आएगा बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर का मतलब रहेगा भी जस्ट अब बेटे कहां है उसके कॉर्नर पे, और एक एटम उसके कहां रहेगा? बॉडी के सेंटर में रहेगा। तो ये हमारे पास डेफिनेशन होती है बॉडी सेंटर की। तो आपके पास क्या आएगा? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और इस बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में बेटे जो A की वैल्यू रहेगी वो है 4R डिवाइडेड बाय रूट 3, इसके बराबर रहेगी। तो ये जो रिलेशनशिप है हमारा A और R के बीच में, ये जो तीनों फार्मूले हैं बेटे आपने ये यूज करने हैं, क्योंकि अभी आगे हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, उनके अंदर आपने इन फार्मूलाज का क्या करना है? इस्तेमाल करना है। ठीक है बेटा। रेडियस रेशो बेटे अब हम एक क्वेश्चन करेंगे एग्जांपल के रूप में। द अरेंजमेंट ऑफ X नेगेटिव आयंस अराउंड A प्लस आयन इन सॉलिड AX। AX आप मान के चलिए कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। तो बेटे हमें दिया हुआ है X माइनस आयन अराउंड A प्लस आयन इन AX। कल हमने देखा था भी हमारे पास जो बेटे स्ट्रक्चर था रेडियस रेशो का, उसमें आपको कल मैंने बताया भी बीच में तो हमने एक स्फीयर लिया था जो क्या था? कटायन, और जो उसके सराउंडिंग में था वो क्या था? अनायन। ये भी यही कह रहा है देखो भी अरेंजमेंट ऑफ X माइनस आयन अराउंड A प्लस। तो A प्लस हमारा ये होगा, और जो ये इसके सराउंडिंग में है ये क्या है बेटे? X आयन इन द फिगर। जैसे कि आपको ये डायग्राम भी बना के दिया हुआ है भी यहाँ पर क्या है? A प्लस, और जो ये सराउंडिंग में स्फीयर है वो है X आयंस। तो ये कहते हैं इफ द रेडियस ऑफ X आयन इज 250 पिकोमीटर। अब बात करते हैं पिकोमीटर। देखिए जो 1 पिकोमीटर है बेटा, अगर इसको तुम सेंटीमीटर में लोगे तो ये 10 की पावर -10 सेंटीमीटर है, और अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करोगे तो बेटा ये आपका आ जाएगा 10 की पावर -12 मीटर। ठीक है बेटे। तो देखो अब हमें इसकी वैल्यू यूज करनी है। अब बात करें भी ये टेट्राहेड्रल है या ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो आप अरेंजमेंट से देख रहे हो भी कल हमने देखा था कि जो टेट्राहेड्रल था उसमें सिर्फ ये 4 स्फीयर होते हैं, जबकि ऑक्टाहेड्रल में आप देख रहे हैं भी इस वॉइड के सराउंडिंग में 6 स्फीयर हैं। तो किस टाइप का हो गया बेटा? ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो हमें कल जो रेडियस रेशो का फॉर्मूला तुमने किया था, अगर हम आंसर की बात करें तो तुमने कल किया था कि जो रेडियस ऑफ वॉइड है इन ऑक्टाहेड्रल वो बेटे था 0.414 इंटू रेडियस ऑफ स्फीयर। और ये जो रेडियस ऑफ स्फीयर है देखो ये तुम्हें दिया हुआ है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कितना कन्वर्ट होगा? 250 इंटू 10 की पावर -12 मीटर। और अगर सेंटीमीटर लोगे तो बेटा ये आ जाएगा आपका 250 इंटू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। तो इस वैल्यू को हमें यहां रख के मल्टीप्लाई करना है। तो आप लीजिए इसे 0.414 इंटू 250 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10। अब बेटा जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये 103.5 आएगा, और अप्रोक्सीमेट करें तो 104 आ गया हमारे पास जो रेडियस ऑफ वॉइड है। तो इस तरह से जो ऑक्टाहेड्रल है उसका हमने वैल्यू को कैलकुलेट किया। तो क्वेश्चन में देखो हमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, और जो हमारा आंसर है वो इसके साथ बेटे क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 104 पिकोमीटर। तो ये हमारी प्रॉब्लम थी बेटे किसके ऊपर? रेडियस रेशो पे। अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर जो हमारी यूनिट सेल होती है उसकी डेंसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, भी उसमें कितने नंबर ऑफ एटम, आयन या जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंस्टिट्यूट करते हैं, तो उसके बारे में बेटे हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हम करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। भी जो एक बेटा यूनिट सेल होता है उसकी डेंसिटी को आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो देखिए सबसे पहले हम यूनिट सेल ड्रा करते हैं बेटा।
ये हमने यूनिट सेल बेटे ड्रा कर दिया। इस यूनिट सेल में आप देख रहे हैं भी बहुत सारे एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स बेटे कंस्टिट्यूट करते हैं, और जो इसकी सभी साइड्स हैं, जो ये इसके एजेस हैं, इनको हम क्या मानते हैं, इसको हम इसकी लेंथ मानते हैं। सभी को हम कह सकते हैं भी उसकी एज लेंथ कितनी है, a के बराबर है। और जो इसके अंदर बेटे नंबर ऑफ एटम, आयन या जो मॉलिक्यूल्स है, उसकी वैल्यू को हम क्या कह सकते हैं, z कह सकते हैं। और उन सभी एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स का जो मोलर मास है वो किसके बराबर होएगा, m के बराबर होएगा। तो हम बेटे इसमें दो केस लेके चल सकते हैं। फर्स्ट केस में आप देखोगे कि हम डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे किसी भी यूनिट सेल की, और सेकंड केस में आपको मान लीजिए कह दिया जाता है भी आयनिक कंपाउंड की डेंसिटी को कैलकुलेट करके दिखाइए, तो आप आयनिक कंपाउंड की डेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमारा इसमें बेटे केस रहेगा फर्स्ट केस 1, इसमें अभी जैसे मैंने बताया भी सपोज एज लेंथ किसके बराबर है बेटा, a पिकोमीटर के बराबर है। हमारी जो एज लेंथ है वो किसके बराबर है, a पिकोमीटर के बराबर है। और जो बेटे इसका एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, वो किसके बराबर है बेटा, m के बराबर है। देखो जो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट है वो किसके बराबर आएगा, m के बराबर होएगा। तो जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी जिसको हम बेटे डिनोट करते हैं रो, डेंसिटी, तो ये क्या है, मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय, हम इसे डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। भी जो मास ऑफ द यूनिट सेल है उसे आप डिवाइड करोगे वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल से। अब आपको ये भी पता है बेटा भी जो वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम वो क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो हमारे पास जो लेंथ है, ब्रेड्थ है और जो हाइट है वो किसके बराबर है, a पिकोमीटर के बराबर है। तो आप यहां पे जब करेंगे a गुना में a, तो बेटे हमारे पास आएगा a क्यूब, ठीक है जी। और अगर हम यूनिट लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा a क्यूब पिकोमीटर का क्यूब। तो a पिकोमीटर का क्यूब आ जाएगा हमारे पास, और इसको सोल्व करोगे तो बेटा ये आ जाएगा a क्यूब 10 की पावर -30 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगी बेटे, ठीक है। तो वॉल्यूम को आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बेटे मास ऑफ द यूनिट सेल है उसको आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है बेटे। तो देखिए जो मास ऑफ यूनिट सेल है बेटा वो किसके बराबर होता है, जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल गुना में, इसके बराबर है यूनिट सेल गुना में आप क्या लेंगे, जो उसका मोलिकुलर मास है बेटा, मोलिकुलर मास। तो हम ये कहेंगे कि जो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल है बेटे वो किसके बराबर है, z के बराबर है। और जो ये मोलिकुलर मास है बेटे हम इसको क्या डिफाइन कर रहे हैं, m से कर रहे हैं। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इस m की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और इस m की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपने देखना है भी m इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, एक एटम का जो मोलिकुलर मास है वो कैपिटल M, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने बेटे, एवोगैड्रो, तो वो किसके बराबर आ गए, n नोट के बराबर आ गए। तो m की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, m डिवाइडेड बाय n नोट के बराबर आ जाएगी। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है बेटे। तो z क्या हो जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, z गुणा में कैपिटल M बाय में n नोट के बराबर आ जाएगा। तो बेटा देखिए अब हम उस वैल्यू को यहां रखते हैं, उसको जब रखोगे तो z गुणा में m बाय n नोट, ये हमारे पास आ गया। तो जो मास ऑफ यूनिट सेल है और जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है बेटा उसको हम क्या करेंगे, फार्मूले में पुट कर देंगे। तो देखिए फार्मूले में हम इसको पुट करते हैं। आपके पास था मास ऑफ यूनिट सेल z इंटू में m बाय n नोट डिवाइडेड बाय बेटा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है a क्यूब इंटू 10 की पावर -30 सेंटीमीटर क्यूब। और इसको आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा z इंटू m
ए क्यूब इंटू 10 की पावर माइनस 30 सेंटीमीटर क्यूब गुणा में एन नोट। देखो एन नोट क्या है, एन नोट है एवोगैड्रो नंबर, और जो एन नोट एवोगैड्रो नंबर है इसकी वैल्यू है 0.22 10 की पावर 23। अगर एटम्स है तो आप इसको एटम कहोगे, आयंस है तो आयंस कहोगे, और मोलिकुल्स है तो आप इसको मोलिकुल्स कहोगे। तो इस फार्मूले के द्वारा आप क्या करोगे, जो तुम्हें न्यूमेरिकल आएंगे उनको सोल्व करोगे। अब इसमें आप देख सकते हैं भी 5 चीजें हैं बेटे। डेंसिटी जो हमारे पास है, जेड की वैल्यू, एम मास है, ए एज लेंथ है, और एन नोट क्या है एवोगैड्रो। तो जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको 4 चीजें दे रखी होंगी, आपने एक चीज को कैलकुलेट करना है। तो अगर आप देखो डेंसिटी निकालनी है तो ये दे रखी होंगी, अगर आपने जेड कैलकुलेट करना है तो ये 4 चीजें दे रखी होंगी, जिनको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे और इसको सोल्व करके आप डेंसिटी को कैलकुलेट कर लोगे। तो ये हमारा क्या रहेगा, टॉपिक रहेगा डेंसिटी का। तो बेटा देखिए वो तो केस 1 था। केस 2 में हम क्या कहेंगे, इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड मींस A प्लस B माइनस, जैसे कि अपने पास था NaCl जिसमें सोडियम कटायन और क्लोराइड क्या होता है अनायन। तो इस केस में जो एज होती है अपनी बेटा यूनिट सेल की, उसे आप क्या करोगे, उसे आप करोगे 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन A प्लस एंड B माइनस आयंस। मतलब न्यूमेरिकल में आपको जो A प्लस और B माइनस आयन है इसका डिस्टेंस दे रखा होगा, तो उस डिस्टेंस को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो वो आपका A आ जाएगा। मान के चलिए कि वो आपको दिया हुआ है 150, तो आपने क्या किया, जो ये 150 था इसको मल्टीप्लाई किया, तो बेटा ये आ गया आपका 300 पिकोमीटर। तो ये क्या आ गया, आपकी एज लेंथ आ गई बेटे। तो इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड इस तरह से आपने इसको करना है। दूसरी बात जो मैं आपको बताऊंगा भी, जो आपने अपने दिमाग में हमेशा रखनी है, वो क्या है कि अभी तुमने देखा था जेड, कि जेड क्या है, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा जेड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने पहले किया था भी, एक तो था सिंपल यूनिट सेल, एक था बॉडी सेंटर यूनिट सेल, एक था फेस सेंटर। सिंपल यूनिट सेल में आपने देखा था कि सिर्फ कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और जब कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं तो सिर्फ जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो कितना था, 8 इंटू 1/8। तो आपके पास कितनी वैल्यू आई, 1। मतलब सिंपल यूनिट सेल में जेड की वैल्यू कितनी थी, 1। फिर बात करते हैं हम फेस सेंटर की। फेस सेंटर में बेटे हम कहते हैं कि जेड की वैल्यू कितनी है, 4। क्यों थी, क्योंकि हमने कहा भी उसमें कॉर्नर पे है। कॉर्नर का मतलब था 8 इंटू 1/8 प्लस फेसिस कितने थे, 6, और कंट्रीब्यूशन कितना था, 1/2। ये इससे कट गया, ये इससे कटा बेटा, तो ये कितना हो गया 1, और ये कितना था 3, तो टोटल कितना आया 4। यही मैं तुम्हें बता रहा हूं। दूसरी बात हमने ये कही थी भी जो फेस सेंटर होता है उसी को बेटे आप CCB भी कहते हैं, क्यूबिक क्लोज पैक। तो उसके अंदर भी जो जेड की वैल्यू है वो आपकी कितनी रहेगी, 4 रहेगी। फिर तीसरी बात करते हैं बेटा आप जेड की वैल्यू जो होती है वो कितनी है, 2। किसके अंदर, BCC बॉडी सेंटर क्यूबिक के अंदर। वो कैसे थी भी, आपा ने कहा भी कॉर्नर पे कितने थे, 8, उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 से, प्लस बॉडी के सेंटर में कितना था, 1। तो ये आ गया, ये कट गया बेटे, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो देखिए जो हमारे पास सिंपल यूनिट सेल है जेड की वैल्यू 1, जो अपना फेस सेंटर्ड है या CCP है जेड की वैल्यू 4, और जो हमारा बॉडी सेंटर्ड है बेटे उसमें जेड की वैल्यू आपने कितनी लेनी है, 2। तो इनको हमेशा आपने याद रखना है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसके अंदर इनका इस्तेमाल होएगा। और एक जो मैंने बेटे रिलेशनशिप आपको बताए एज लेंथ A में, और जो रेडियस ऑफ स्फीयर था वो जो अपने पास रिजल्ट है बेटा वो भी इसमें यूज होंगे न्यूमेरिकल्स में। तो इनको आप लोगों ने क्या करना है, हमेशा याद रखना है। हम प्रॉब्लम लेते हैं जो कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल है। क्वेश्चन क्या है अपना, सिल्वर एक एलिमेंट है बेटा, सिल्वर फॉर्म CCP क्यूबिक क्लोज पैक लैटिस एंड एक्सरे स्टडी। जब उसमें से हम एक्सरेज पास करते हैं, इट्स क्रिस्टल्स शो दैट द एज लेंथ ऑफ इट्स यूनिट सेल इज 408.6 पिकोमीटर। हमने एक सिल्वर के क्रिस्टल में से एक्सरेज पास की, तो जो उसकी एज लेंथ है वो बेटे 408.6 पिकोमीटर है। तो कहता है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर। डेंसिटी निकालनी है सिल्वर की, जबकि उसका एटॉमिक मास हमें दिया हुआ है। तो बेटे देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो देखो आपके पास है डेंसिटी का फार्मूला, Z में m डिवाइडेड बाय A क्यूब इंटू में बेटे n नोट। Z क्या है, नंबर ऑफ एटम आयंस, m क्या है बेटा, मोलिकुलर मास,
ए क्या है एज लेंथ और एन नोट क्या है एवोगैड्रो नंबर। क्वेश्चन देखिए जेड का मतलब है कि भी कितने उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स है, तो आप देखिए सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैक, अभी जैसे बताया था भी फेस सेंटर्ड को भी हम सीसीपी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ भी जो जेड की वैल्यू है बेटे वो आपकी कितनी आ गई 4। दूसरा मास, एटॉमिक मास हमें दिया हुआ है, एम की वैल्यू आपको उसने दी हुई है 107.9 यूनिट। एवोगैड्रो की वैल्यू बेटे आप लोग जानते हैं 6.022 10 की पावर 23, ठीक है बेटा। और जो एज लेंथ है वो उसने अपने को दे रखी है 408.6 पिकोमीटर। इसको आप लिख लोगे 408.6 इंटू में 10 की पावर -10 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब इन वैल्यूज को बेटे जस्ट आपने इस फार्मूले में पुट करना है तो हमारी डेंसिटी आ जाएगी। कैसे आएगी देखो भी, आपके पास आएगा इसके अंदर देखिए भी जेड इक्वल जो बेटा है डेंसिटी वो जेड है 4, मास है बेटे 107.9 डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे 408.6 इंटू 10 की पावर -10 का करेंगे क्यूब इंटू में बेटे 6.022 10 की पावर 23। अब इस वैल्यू को क्या करोगे आप करोगे सोल्व, तो बेटे सोल्व करने पे जो हमारी डेंसिटी है बेटा वो आएगी 110.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसे सोल्व करने पे जो आपका आंसर आएगा वो 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बेटे आएगा, तो ये हमारी डेंसिटी निकल जाएगी। अब देखो इसमें क्या हुआ भी, ये एज लेंथ हमें सीधी दी हुई थी, लेकिन अभी पिछले उस टॉपिक में मैंने बताया था भी अगर एज लेंथ ना दे रखी हो, आपको क्या दे रखा हो रेडियस दे रखा होता, तो जैसे वो फॉर्मूला था हमारा भी जो सिंपल यूनिट सेल है उसमें बेटे ए इक्वल टू हमने क्या कहा था 2r, तो वहां पर अगर रेडियस दे रखा होता एज लेंथ की बजाय तो आप रेडियस की वैल्यू यहां रखते, मल्टीप्लाई करते तो ए की वैल्यू आ जाती, उसको आप यहां पर पुट करोगे ए की जगह तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसी में मान लीजिए आपको आ जाता है भी एवोगैड्रो कैलकुलेट करो, तो एवोगैड्रो नंबर कैलकुलेट करने के लिए इसको ऊपर ले जाओ, तो देखो ये क्या हो गया एन नॉट इज इक्वल टू जेड इंटू एम डिवाइडेड बाय ए क्यूब गुणा में बेटा क्या हो गया डेंसिटी। तो जैसे पहले बताया अभी 4 चीजें अगर आपको पता है तो 5वीं को आप बेटे कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हमारी प्रॉब्लम थी कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो इसके बेस पे आपने जो न्यूमेरिकल्स हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट करने के वो आपने घर पे ट्राई करने हैं।